ठीक है, आपको आंसर देने हैं ये पेपर विशान जी का पेपर का है, ठीक है, और ये अभी 10 लेटेस्ट प्रीलिम हुआ, 10 जनवरी को प्रीलिम हुआ था ये। चल फर्स्ट 3 क्वेश्चन बता। द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। That opposes relative motion between two friction. ए मशीन हैज एफिशिएंसी 70%, एम ए इज इक्वल टू 3, तो वी आर क्या रहेगा? Efficiency 75% upon 4. करेक्ट। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस क्या रहेगा? कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर ले। Focal length. समझ में आया ना, वी आर 4 क्यों रहेगा? बता फोकल लेंथ 20, तो इसको फोकल लेंथ क्या होगा? 0.2 मीटर हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू 1/0.2, 0.2 मतलब पॉइंट कैंसिल ऊपर 10, तो 10/2 मतलब कि 5 आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या दे रखा है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, तो 5 मतलब क्या? +5 कि -5? माइनस। कैसे बेटा? प्लस बेटा ऐसा नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर नहीं सर ऐसा। हाँ ये बता, द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका रहेगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो रेड का होता है, शॉर्टेस्ट किसका रहेगा? वॉयलेट का। बहुत सिंपल पेपर भाई, इतना सिंपल पेपर थोड़ी आईसीसी पूछने वाला है, कुछ भी पेपर बना देते हैं यार स्कूल वाले भी। क्या ग्रीन? हाँ वो लिखा है ग्रीन, वो ओवर मिस प्रिंट हो गया होगा था। हम लोगों के पेपर में अगर ऐसे मिस प्रिंट होता है ना तो मेमो मांग लेते हैं उठा के, मेमो दो एक क्वेश्चन, हाँ तो क्यों से छोड़ दिए। द चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, और मालूम है जो प्रिंसिपल मेमो मांगती है ना, उस प्रिंसिपल को अगर मैं बोलूँ पेपर बनाने के लिए उसके 1000 गलतियाँ निकलेंगी। मुझे अच्छे से याद है जब उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया था चेयरमैन सर ने, और उसने जब पेपर चेक किया था उसने इतनी सारी गलतियाँ, इतने सारे बच्चे करेक्शंस लेके आए, इतने सारे करेक्शंस लेके आए, मैं कहता बताओ हैं अभी तो पेपर पढ़ाते ही नहीं है भाई, प्रिंसिपल हैं। द चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लीस्ट इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, बता कौन सा होगा? कौन सा चार्ज पार्टिकल लीस्ट डिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि यहाँ पे गामा तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। यस अल्फा आपका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, डेल्टा का कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लीस्ट डिफ्लेक्शन मेरा बीटा। चल नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर है ना? चल what is the multi supplied at a constant temperature to convert the liquid to the vapor? That heat is said to be what? Specific heat. कैसे रे? liquid to vapor. Liquid to vapor. अरे कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा ना 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ तो वेपर में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओनली चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट? लेटेंट हीट। फिर infrared radiations travel long distance through the dense fog and mist, reason because it has longest wavelength. Then infrared undergo minimal scattering in a earth atmosphere, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं। यस ए एंड आर ट्रू। ये वाला देख, हैज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी, ट्रायंगुलर लैमिना के आउटसाइड नहीं है, होलो सिलेंडर आउटसाइड बॉडी आएगा बेटा, सर्कुलर लैमिना आउटसाइड बॉडी रहेगा, ठीक है। फिर इसका बी आपका ये क्या है? एल शेप बॉडी, एल शेप बॉडी, तो हैज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी। देख यहाँ पे ट्रायंगुलर लैमिना में ज्योमेट्रिकल सेंटर, ट्रायंगुलर लैमिना में मेरा ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, सर्कुलर लैमिना में ज्योमेट्रिकल सेंटर रहता है, ये सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन रहता है, दैट इज सेड टू बी सेंट्रॉइड, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर। होलो सिलेंडर में क्या रहेगा आपका? जो आपका हाइट है उसका मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो एल शेप बॉडी है, एल शेप का बॉडी का मेरा कहाँ मिलेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर? ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका मिलेगा, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो इट शुड बी आउटसाइड द बॉडी, समझे? तो एल शेप बॉडी आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर? द पीरियड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन व्हाट? both A and B. वेरी गुड, सेफ साइड पे डिपेंड रहता है, बोथ ए एंड बी। इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन विच द रेजिस्टेंस गिवन बिलो? Copper. इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज रेजिस्टेंस, बेटा हमने पढ़ा है रेजिस्टिव टेम्परेचर अगर राइज होता है तो मेटल का रेजिस्टेंस भी राइज होता है। यस डिक्रीज किसका होता है? सेमीकंडक्टर का, और कांस्टेंट किसका रहता है? एलॉय का। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर कौन सा है?
कार्बन क्या कार्बन आपका सेमीकंडक्टर, यहाँ पे रेजिस्टेंट आपका डिक्रीज होगा। ये ब्रास एलॉय है। नाइक्रोम तो कॉइल आपका फिर- हीटिंग डिवाइस है। हाँ, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपका इसे भी इंक्रीज होगा, कार्बन आपका आ जाएगा। यस, 1 ऑस्ट्रोम इज इक्वल टू हाउ मच? 10⁻10 सेंटीमीटर। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बता। तो 180 यस, क्योंकि बिकॉज कॉस ऑफ 180 इज -1 होता है एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू -Fs हो जाएगा। समझी? आज मेरा ओठ कट गया, पता नहीं खाते समय, तब से बोलने को भी सब कुछ कटते जा रहा है, बार बार मेरा दांत उस पर लग रहा है। अब पढ़ाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। चल, इन क्वेश्चनों को बता। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशंस, टीवी एंड एसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर इन लोकेलिटीज, एनी ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस। यस, लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज़ हो रहा है, टीवी में भी यूज़ होता है स्टेप अप। ठीक है, टीवी में और एसी में स्टेप अप यूज़ होता है, कन्वर्ट करता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का पावर इन लोकेलिटीज़, ये भी इसमें भी यूज़ होता है, मतलब एनी ऑफ दिस। ठीक है, व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, मेरे को अच्छा नहीं लगा, सारे एमसीक्यू मुझे अच्छे नहीं लगे, अतरंगी कुछ एमसीक्यू है, मतलब इतना सिंपल नहीं पूछेंगे और इतना ऐसा। व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल, तो मतलब v² डबल, तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, वो 4 हो जाएगा, तो हाफ एंड 4 टाइम्स हाफ mv²। तो एक्सीलरेशन इज डबल, वेट इज डबल, या काइनेटिक एनर्जी डबल, या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स। सिंपल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वॉट? -19 जूल, 1.6.02 10⁻⁻19 जूल। क्या क्वेश्चन पूछा है कसम से, ऐसा एमसीक्यू पूछेगा, कहीं सोचने का मौका ही नहीं मिला कि कहीं सोचना पड़े, कहीं देखना पड़े, समझना पड़े। इतना सिंपल आईसीसी फिजिक्स कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा। अभी ये कैसा पेज चेंज हो गया, लगता है ना कि किसी नए टीचर ने ऐसा बना दिया है पेपर। ये चल, 2 वे टू प्रोड्यूस ए हायर ईएमएफ इन एसी जनरेटर, मतलब एसी जनरेटर में हाईएस्ट ईएमएफ, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब इंड्यूस करंट कैसे इंक्रीज होगा आपका एसी जनरेटर में। 2 वेज बताओ। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल एंड increasing the speed of motor. Differentiate between alpha gamma rays on the basis of charge and ionization potentials. बोल, क्या रहता है चार्ज? अल्फा का चार्ज क्या है? हाँ तो पूरा बोलना, पॉजिटिव मुंह से। गामा न्यूट्रल चार्ज, और आयनाइजिंग पावर अल्फा का ज़्यादा, हाँ मैक्सिमम, एंड गामा का मिनिमम लीस्ट। चला जाए, ये पुली का डायग्राम देख क्या दिया इसमें। द गिवन फिगर शो द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मूवल पुली P1 विद द पुली P2 यूज फॉर ए लिफ्टिंग अप ए लोड W। कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड एट C टू राइज द लोड W इज इक्वल टू K। देखिए यहाँ पे मुझे करना क्या है, देख P1 फिक्स पुली P2, ठीक है। पहले बता इसका MA क्या रहेगा, डिपेंड अपॉन द मूवेल पुली 2, MA मेरा 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर MA मेरा 2 है तो W इज इक्वल टू 20 kgf दिया है मुझे। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट C, तो 2 इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, तो लोड मेरा कितना है 20 एंड इफर्ट मुझे फाइंड आउट करना है, तो इफर्ट कितना हो जाएगा 20/2, दैट इज ए 10 kgf इफर्ट वी हैव टू अप्लाई। MA 2 मालूम समझ कैसे आया, क्योंकि मूवेल पुली 2:n ये फॉर्मूला है, समझे कि नहीं समझे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस at 27 degrees Celsius require 2400 joules of heat so as attain a temperature of 327 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of metal. क्या होगा? कोई आइडिया नहीं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि C मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 50 ग्राम मतलब मास दिया है 50 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर पीस T27 डिग्री सेल्सियस, रिक्वायर्ड कितना जूल है 2000, मतलब दिस इज माई Q। यस, तो Q इज इक्वल टू, अभी तक यहाँ पे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है 327 तक पहुँच रहा है, तो डिफरेंस क्या हो गया मेरा 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। Q मेरा 2400 हो गया। मास मेरा कितना है यहाँ पे, मास है 50,
सी मुझे कैलकुलेट करना है, एंड चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि 327 माइनस 27 इज 300 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 8 जा 24, ये 8 हो गया। तो सी इज इक्वल टू 8/50, 8/50 5 से कट करेंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, देन 5 35 से 1.6 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.6 आएगा। सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.16 समझिए बेटा, कोई डाउट नहीं ना। नहीं। चलो देख नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द, जैसे हमने कौन सा किया, ऊपर वाला किया, ये क्या पेपर बनाया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल, फिफ्थ वाला भी न्यूमेरिकल, और सिक्स वाला न्यूमेरिकल वापस हीट का, ऐसा का पेपर आता है। अरे कम से कम बोर्ड के हिसाब से कुछ तो समझना होती है। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रिकल टोस्टर फॉर 2 hours if it is draw 8 ampere current in 110 volt circuit, 110 volt circuit, the cost of electrical energy ₹6.50 पर किलोवाट। मतलब मुझे बिल निकालना है उसका टोटल, तो मुझे फाइंड करना कितना यूनिट चला, कितना किलोवाट चला ये। तो यहाँ पे करंट कितना 8 एम्पियर्स है, यस। किलोवाट यहाँ पे 2 hours है, टाइम मेरा 2 hours है, टाइम मेरा 2 hours है, यस। वोल्ट मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या होगा, निकालने के लिए मुझे पावर चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यस। V कितना है 110, एंड I कितना है मेरा यहाँ पे 8 एम्पियर। तो पावर कितना हो गया 880 वाट मेरा पावर हो गया, ठीक है। अब 880 वाट में कितने आवर्स चल रहा है, 2 hours चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसे किलोवाट में करेंगे तो 0.880 हो जाएगा। तो ये 200, 2 8 जा 16, 1 कैरी 1760, पर डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे 1.760 किलोवाट आवर। अब इसे 1.67 में क्या मल्टीप्लाई करेगी यहाँ पे, ₹6.50। तो मतलब कॉस्ट मल्टीप्लाई करें तो इसमें मल्टीप्लाई कर ले 1.76 का मल्टीप्लाई कर ले, समझे कि नहीं, ₹6.5 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ, यस, आंसर आ जाएगा। चल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द हीट एनर्जी released when 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देख 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, वाटर मेरा 5 ग्राम है 20 डिग्री सेल्सियस पे है, आइस मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है एंड आइस का। कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम, तो हीट एनर्जी रिलीज कौन कर रहा है, वाटर हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है एंड आइस हीट एनर्जी गेन कर रहा है। हीट एनर्जी रिलीज्ड नहीं, एक्चुअली हीट एनर्जी कम्स आउट। देख अब यहाँ पे कैसा है कि 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, चेंज टू आइस। अच्छा हाँ, ये आइस में चेंज हो रहा है इसलिए हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। मैं भी क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं। तो अब यहाँ पे मेरी हीट एनर्जी जो रिलीज होगी, तो पहले तो वॉट MC डेल्टा टी, मतलब MC डेल्टा टी ये क्या हो गया मेरा, ये 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की, मतलब ये 20 से 0 के लिए जा रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं। अब फिर यहाँ पे मेरा ML क्या हो गया, 0 से 0, 0 से 0 मतलब 0 वाटर और 0 आइस पे, समझ में आया बेटा। अब इसमें हम लोग M मेरा कितना है, M मेरा 5 ग्राम है तो 5, C कितना है, C मेरा 4.2 है। चेंज इन टेम्परेचर क्योंकि 20 से 0 पे जा रहा है तो इंटू 20 आ गया, और ML मेरा M वापस 5 है और C मेरा कितना है इसमें 336। अंडरस्टूड। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं ना। चल देख अभी नेक्स्ट, गिव द रीजंस। ए कॉइन अपीयर्स, ओके, डिस stored when seen from a slant directions inside the water। slant डायरेक्शन देखने में कॉइन डिस स्टोर मतलब ऊपर की तरफ दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शंस, ड्यू टू द ओके, हाँ, मतलब कौन सा मेरे को अपेरेंट डिप दिखाई देता है वो। कोर्ट पे चलना कटने की वजह से ना बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर अर्थेड। क्यों इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अर्थेड करते हैं, बता सकते हो। फॉर सेफ्टी के लिए, बिकॉज इफ सपोज अप्लायंस में बाय डिफ़ॉल्ट करंट अगर जनरेट हो जाता है इसकी बॉडी में, तो इफ इट इज़ बॉडी इज अर्थेड, वो भी बॉडी इसको अर्थेड करते हैं, देन द पर्सन ओके गेटिंग ए जस्ट माइनर शॉक बट इट नॉट बिकम्स ए फैटल। क्लियर, बिकॉज द होल करंट गोज फ्रॉम द पर्सन ऑल्सो टू द अर्थ and from the appliance also to the earth।
Red light is used for the danger signal because red light has a maximum wavelength and can it cover the maximum distance due to that, and it move undeviated. तो इसमें अनडिवेटेड मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों चीज़ें आते हैं, दोनों पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख, यहाँ पे स्केल वाला क्वेश्चन देख। यूनिफॉर्म मीटर स्केल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन द नाइफ प्लेस एट 55 सेंटीमीटर मार्क, 55 सेंटीमीटर पर उसको प्लेस किया गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा 50 पे है, ठीक है। यहाँ से इस साइड का जो दे रखा है ना स्केल, उसका कुछ मतलब नहीं है, मुझे फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ स्केल फाइंड करना है। यहाँ पे देख इसका, तो मुझे यहाँ पे मेरा कैसा बनेगा 60 या m मास ऑफ स्केल इनटू 60 माइनस 55, समझिए ना। 60 माइनस 55 क्यों, क्योंकि 60 पे उसको नहीं 55 को होल्ड किया ना। वापस देख क्या हो जाएगा यहाँ पे, m मास ऑफ स्केल इनटू कहाँ पे बैलेंस है फुलक्रम में 55 पे, तो 55 माइनस 50, क्लियर हुआ, विच इज इक्वल टू। अब इस साइड में कितना हो गया देख, इस साइड में मेरा यहाँ पे रखा गया 95 पे, और कहाँ तक रखा गया है 55 तक, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 95 माइनस 55, समझ में आया बेटा। डोंट टेक हाँ 45, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना तो कोई मिल जाएगा, क्लियर, समझे कि नहीं, कोई डाउट नहीं ना। नहीं। चलो ये क्वेश्चन बता, सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा, फिर सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं इसका। Find the values of W, X, Y, Z, P and name the alpha particle. क्या होगा, यूरेनियम 92 to 38 है, और इसमें ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ए यूरेनियम, द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, मास नंबर डिक्रीज बाय 2, तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा 90, डब्लू क्या हो जाएगा 4 कम हो जाएगा 234, तो और यहाँ पे मेरा फिर क्या लिखा है ये अल्फ़ा, कितने अल्फ़ा बन रहे हैं यहाँ पे, अल्फ़ा पे मेरा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द, तो 2 and 4 The alpha particle. हीलियम ना, Helium. हीलियम बनेगा एंड 2, 4, समझ गई, कोई डाउट नहीं ना, चल।